हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्कृष्ट टिकट अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 20 मई। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 मई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। आई होप कि आप सब लॉकडाउन 4 का पालन कर रहे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वह इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बात करें ओपेक की, तो द ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके अस्तित्व में आने के बाद शुरुआती 5 वर्षों में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, किंतु 1 सितंबर 1965 को इसे वियना में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अब इसका हेडक्वार्टर वियना में है। कानूनी रूप से इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, लेकिन ये प्रभाव में आया जनवरी 1961 में। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, ये 14 देश ओपेक के सदस्य हैं। तो चलते हैं हम अब आज के करंट पॉइंट्स पे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अलीबाबा के संस्थापक व चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जैक मा जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन में लंबे समय से बतौर बोर्ड सदस्य सेवाएं दे रहे थे। माना जा रहा है कि जैक मा ने जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी के ऑफिस साझेदारी उद्यम वीवर्क जैसे जोखिमपूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों के कारण इस्तीफा दिया। टोक्यो स्थित सॉफ्टबैंक ने वित्तीय परिणामों को जारी करने से पहले जैक मा के इस्तीफे की घोषणा की। सॉफ्टबैंक ने बोर्ड में 3 नए सदस्यों की घोषणा की। इनमें सॉफ्टबैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी योशिमित्सु गोटो व वासेदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक युको कावामोटो शामिल हैं। सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा में काफी निवेश किया है। जैक मा साल 2007 में सॉफ्टबैंक में शामिल हुए थे। मार्च में जारी ब्लूमबर्ग व बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जैक मा एशिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा की कुल संपत्ति जहां 45.7 अरब डॉलर है, वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 42.3 अरब डॉलर है। तो जैक मा सितंबर 2019 में ही अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। तो हाल ही में सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो अलीबाबा कंपनी के संस्थापक व चीनी अरबपति जैक मा ने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की। सरकार डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की मल्टीमोड पहुंच के लिए पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक को समर्पित होगी। शीर्ष 100 विश्वविद्यालय को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। विभिन्नताओं में आईआईटी, आईआईएम, प्रख्यात संस्थान व राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। तो हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई है डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षा के लिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 दिवसीय 18 से 19 मई 2020 को होने वाली 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हिस्सा लिया और इस 2 दिवसीय सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भारत द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए समयबद्ध, वर्गीकृत व सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 123 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक दवाएं दी हैं। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है। इन 62 देशों में बांग्लादेश, रूस, इंडोनेशिया,
साउथ अफ्रीका, कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन व जापान जैसे देश शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में WHO व वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को संयुक्त रूप से कोविड-19 के स्रोतों को चिन्हित करना, मनुष्य कोविड-19 के संपर्क में कैसे आया, ऐसे मुद्दों को वैज्ञानिक तरीके से जांच करने का उल्लेख किया गया है। तो हाल ही में 2 दिवसीय 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। कब से कब तक की गई? तो 18 से 19 मई तक की गई और भारत से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसमें हिस्सा लिया। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी नारेडको ने राजेश गोयल को एसोसिएशन का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में किसको अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो राजेश गोयल जी को नियुक्त किया है। इससे पहले राजेश गोयल हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। राजेश गोयल आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में 37 वर्षों के अनुभव के साथ एक पेशेवर हैं, जो नवंबर 2011 में हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के CMD के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। नारेडको यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसका गठन 1998 में हुआ था व इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो हाल ही में नारेडको ने राजेश गोयल को एसोसिएशन का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार कर लिया है। यह परीक्षण केवल 1 घंटे व 45 मिनट में पुष्टि परिणाम दे सकता है। इसकी लागत लगभग 500 रुपये परीक्षण है। इस परीक्षण की बात करें तो यह परीक्षण स्क्रीनिंग व पुष्टि परीक्षणों में एक साथ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस नई पद्धति में एक बार में 94 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो एम्स रायपुर ने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार कर लिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। CBSE ने शेष परीक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं व उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए 10वीं की बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेट शीट जारी की है। परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई 2020 के बीच आयोजित की जाएंगी। CBSE ने यह भी निर्देश दिया कि छात्रों को स्वयं अपनी सैनिटाइजर बोतल्स लानी होंगी। CBSE की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अभी हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है मनोज आहूजा जी को। CBSE का मोट्टो यानी ध्येय वाक्य है अस्तो मा सद्गमय। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। 17 मई 2020 को टीम चेस गुरुकुल ने सुपर फाइनल में टीम सुपर किड्स को हराकर indianchess.com लीग जीत लिया है। तो indianchess.com लीग किसने जीता है? चेस गुरुकुल ने। इसमें 25 भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने भाग लिया, जिसमें प्रज्ञानंदन व कार्तिकेयन मुरली भी शामिल हैं। विजेता टीम को 35,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिली। तो indianchess.com लीग किसने जीता है? तो चेस गुरुकुल ने। किसको हराकर? सुपर किड्स को हराकर। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान अम्फान कुछ समय में सुपर साइक्लोन यानी अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत के सामने चक्रवात अम्फान की वजह से चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। IMD दिल्ली के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि अम्फान 12 घंटे में एक सुपर साइक्लोन में बदलेगा। 20 तारीख की दोपहर या शाम को ये दीघा और हतिया द्वीपों को बीच में से पार कर सकता है। इस दौरान इसकी गति 155 से 185 किलोमीटर पर आवर हो सकती है।
मंगलवार को महाचक्रवात अम्फान के ओडिशा तट के करीब पहुंचने के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई, जबकि राज्य सरकार ने संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ की कुल 41 टीमें ओडिशा व पश्चिम बंगाल में नियुक्त की गई हैं। तो आईएमडी की चेतावनी को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, येलो वार्निंग, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। इसके बारे में मैं बता दूं कि येलो वार्निंग जो होती है ये साइक्लोन अलर्ट तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पहले जारी किया जाता है, येलो अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो यह प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 24 घंटे पूर्व जारी किया जाता है। और रेड अलर्ट की बात करें रेड अलर्ट की, तो ये चक्रवात के लैंडफॉल के पश्चात प्रतिकूल मौसम की संभावना को दर्शाता है। आईएमडी ने उड़ीसा व बंगाल के लिए येलो वार्निंग जारी की थी। मौजूदा चक्रवात तूफान अम्फान का जो नाम है वो थाईलैंड द्वारा दिया गया था। इसे वर्ष 1900 के मध्य चक्रवाती तूफान से होने वाले खतरे के बारे में लोगों को समय रहते शुरुआत की गई थी, मतलब नामकरण की शुरुआत 1909 के मध्य में की गई थी। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका व थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। तो अम्फान का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो चलते हम अपनी अगली खबर पे। वॉल्ट डिज्नी के शीर्ष स्ट्रीमिंग कार्यकारी केविन मेयर को टिकटॉक ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। तो टिकटॉक के नए सीईओ कौन है? केविन मेयर जी हैं। वो क्या थे? तो वे वॉल्ट डिज्नी के शीर्ष स्ट्रीमिंग कार्यकारी थे। उन्होंने वॉल्ट डिज्नी कंपनी को टिकटॉक के सीईओ पद के लिए छोड़ दिया है या छोड़ देंगे और इनकी नियुक्ति 1 जून 2020 से प्रभावी होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रिटेल स्टार चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो मेगा मार्ट के साथ। इस साझेदारी से क्या होगा कि फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर एक विशाल मेगा मार्ट एसोसिएशन स्टोर बनाया गया है। उपभोक्ता 365 से अधिक विशाल मेगा मार्ट स्टोर से आवश्यक उत्पादों का ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें फ्लिपकार्ट द्वारा अपने दरवाजे पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑर्डर आप करेंगे विशाल मेगा मार्ट स्टोर से और फ्लिपकार्ट उसे आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अनुभवी मराठी लेखक व नाटककार रत्नाकर मटकरी का मई 2020 में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद निधन हो गया। उन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्रणी माना जाता था। बच्चों के लिए कहानी की किताबों से लेकर नाटकों तक मराठी साहित्य में उनका अभूतपूर्व योगदान था। तो रत्नाकर मटकरी जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो वे मराठी साहित्यकार थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म दृश्य की प्रमुख आवाजों में से एक लेखक निर्देशक लिन सेल्टन का निधन हो गया। प्रशंसित इंडी प्रोजेक्ट थंपडे, योर सिस्टम सिस्टर, आउटसाइड यूनिवर्स, स्क्वाड ऑफ ट्रस्ट की सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ था। तो लिन सेल्टन का हाल ही में निधन हो गया है। लिन सेल्टन कौन थे? तो ये अमेरिकी स्वतंत्र फिल्म दृश्य की प्रमुख आवाजों में से लेखक और निर्देशक, मतलब कहने का है लिन सेल्टन लेखक व निर्देशक थे अमेरिकी। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। अब हम कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।